पिछले कुछ सालों में, खास करके रीसेंट सालों में, इंटरनेट पे एआई के बारे में बहुत सारा हल्ला हुआ है और कुछ ज्यादा लाउड सोर्सेस का ये भी मानना है कि एआई के कारण इंडियन आईटी इंडस्ट्री खतरे में है। लेकिन इसके साथ साथ हम ऐसा कुछ देख रहे हैं जो इस नैरेटिव में फिट नहीं होता। बहुत सारे मिड कैप आईटी फर्म्स इसी पीरियड में स्ट्रॉन्ग और सरप्राइजिंगली हाई रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इस सरफेस लेवल न्यूज़ के नीचे भी कुछ तो हो रहा है। इसी बैकग्राउंड में फ्रैक्टल एनालिटिक्स नाम का एक नया प्लेयर अपना आईपीओ ला रहा है। देखने में ये एक सर्विसेज फर्म जैसा लगता है जिसने अपने पिच डेक पे एक एआई का स्टिकर लगा लिया है, लेकिन हमें लगता है कि ये इस कंपनी को देखने का एक लेजी तरीका है। ये उन केसेस में से एक है जहां थोड़े डिटेल की जरूरत है और हम बस एक आईपीओ के बारे में नहीं समझ रहे हैं। फ्रैक्टल के बारे में समझना इंडिया के मिड कैप आईटी कंपनीज के बारे में बहुत कुछ समझने में मदद कर सकता है, जैसे ये कैसे इवॉल्व हो रहा है, किस तरह का काम ग्रो कर रहा है और सारे हाइप और हॉट टेक्स के बियॉन्ड एआई इन सब में कहां फिट होता है। आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फ्रैक्टल के बेसिक्स से शुरुआत करेंगे और इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। फिर हम इसके बिजनेस मॉडल के बारे में समझेंगे। एंड में हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। काफी समय से हम जब भी आईटी सर्विसेज की बात करते थे, ब्रॉडली इसका मतलब एक ही चीज होता था, बड़े बिजनेसेस को अपने ऑपरेशंस डिजिटाइज करने में मदद करना। और डिजिटाइजेशन का मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती थी। इसका मतलब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एटसेट्रा जैसे स्टैंडर्ड टास्क हो सकते थे। इसका मतलब क्लाउड सर्विसेज भी हो सकता था, मतलब सिस्टम्स को क्लाउड में शिफ्ट करना, इन्हें मेंटेन करना और ये ध्यान रखना कि चीजें खराब ना हो जाएं। इसका मतलब साइबर सिक्योरिटी भी हो सकता था, मतलब ऐसे सिस्टम्स बनाना जो डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सब आईटी सर्विसेज के अंडर ही आते थे। इन सब के बीच का कॉमन थ्रेड बहुत ज़रूरी है। ये सर्विसेज एक बिजनेस चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सिस्टम स्मूथली इंटीग्रेट होते हैं और बिजनेस ऑपरेशंस के हिसाब से ही काम करते हैं। लेकिन फ्रैक्टल इस तरीके से काम नहीं करता। कंपनी खुद को एक DAAI सर्विसेज नाम की कैटेगरी में प्लेस करती है, मतलब डेटा एनालिटिक्स एंड एआई सर्विसेज। अगर ट्रेडिशनल आईटी बिजनेस ऑपरेशंस चलाने में काम करता है तो DAAI का फोकस डिसीजन इंटेलिजेंस में है। एग्जाम्पल के लिए सोचो कि आप एक ऐसी कंपनी चला रहे हो जो प्रोटीन बार्स बेचता है। आपके पास इस बात का डेटा है कि कस्टमर्स कितने बार खरीदते हैं, वो कहाँ रहते हैं, एटसेट्रा। लेकिन इस डेटा का यूज करके आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि प्रोडक्ट कैसे दिखना चाहिए, इसकी प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए या कौन से स्टोर्स को इसे कम स्टॉक करना चाहिए। और इन क्वेश्चंस के लिए लिया हुआ कोई भी डिसीजन अगर काम नहीं करता तो प्लान्स कैसे चेंज करने चाहिए। फ्रैक्टल कहता है कि DAAI यही काम आता है। ये अपने क्लाइंट्स को सिमुलेशंस के थ्रू अलग अलग आउटकम्स के प्रोबेबिलिटीज एस्टिमेट करके देता है, डिसीजंस टेस्ट करता है और जैसे जैसे इसे रियल वर्ल्ड डेटा मिलता है ये इन सिमुलेशंस को वापस चलाता रहता है। ये रिग्रेशंस, रूट केस एनालिसिस एटसेट्रा जैसे बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज करता है और इसके प्रेडिक्शंस के क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए मशीन लर्निंग और एआई के थ्रू कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़े स्टैटिस्टिकल मॉडल्स चलाए जा रहे हैं। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से DAAI मार्केट दूसरे आईटी सर्विसेज मार्केट से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है और DAAI और दूसरे सर्विसेज के ग्रोथ का गैप फ्यूचर में और भी बढ़ना एक्सपेक्टेड है। वैल्यू भी इसी शिफ्ट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज में सक्सेस का मेजर इस हिसाब से होता है कि प्रोजेक्ट में कितने मैन आवर्स लॉग किए गए हैं। DAAI सर्विसेज में फोकस इस मेट्रिक से आउटकम्स पे शिफ्ट हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट डिटेल जो DAAI को ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज से अलग करता है वो है इसके बायर्स। एआई और एनालिटिक्स सर्विसेज मार्केट में बायर्स ज़्यादातर बड़े एंटरप्राइजेज होते हैं। डिमांड का 70% से ज़्यादा ऐसी कंपनी से आता है जिनका रेवेन्यू $5 बिलियन से ज़्यादा है। और इसका कारण काफ़ी सिंपल है। DAAI सर्विसेज टिपिकल बिजनेस चलाने वाले आईटी सर्विसेज से ज़्यादा डिस्क्रिशनरी नेचर के होते हैं। छोटे एंटरप्राइजेस के लिए इस तरह का स्पेंड ज़्यादातर अनजस्टिफाइड होता है। बड़े एंटरप्राइजेस के पास इसमें इन्वेस्ट करने का बजट और स्केल दोनों होता है। सिर्फ ये डिफरेंस ही इंडस्ट्री के बिहेवियर को बदल देता है। DAAI सर्विसेज अलग अलग वेंडर्स में बांटे नहीं जा सकते। एक वेंडर डेटा हैंडल करे, दूसरा मॉडल बिल्ड करे और तीसरा वेंडर इसे डिप्लॉय करे। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये सारे टास्क बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड हैं। अगर अलग अलग पार्टनर्स को एक साथ स्टिच करने की कोशिश की भी जाती है तो काम मेसी, स्लो और रिस्की हो जाता है। तो बड़े एंटरप्राइजेज यूजुअली एक ही एंड टू एंड प्रोवाइडर चूज करते हैं। ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज अलग अलग होते हैं। बिजनेसेस ऐप्स के लिए एक वेंडर, क्लाउड के लिए दूसरा और साइबर सिक्योरिटी के लिए एक और वेंडर चूज कर सकते हैं और चीज़ें फिर भी काम करेंगी। DAAI में इस तरह का फ्रैगमेंटेशन बहुत मुश्किल है और यहीं फ्रैक्टल का एंड टू एंड पिच काम आता है।
यहाँ एक और गलतफहमी क्लियर करने की जरूरत है। हम एआई वर्ड का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इस मार्केट के काम का एक बड़ा हिस्सा प्योर प्ले एआई नहीं है। डेटा वर्क अभी भी इस स्पेस को डोमिनेट करता है। इसमें मॉडर्नाइजेशन, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और चार्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाना इंक्लूडेड होता है। आफ्टर ऑल, क्लाइंट आउटपुट अल्टीमेटली काम के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इस हिसाब से फ्रैक्टल अपने कोर में एक प्योर एआई कंपनी से ज्यादा एक एनालिटिक्स कंपनी है। लेकिन मॉडर्न एनालिटिक्स एमएल और एआई का हेविली यूज करते हैं, तो इस पार्ट को डिसमिस भी नहीं किया जा सकता। चलिए अब कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखते हैं। हाई लेवल पे फ्रैक्टल खुद को दो पार्ट्स में स्प्लिट करता है, fractal.ai और फ्रैक्टल अल्फा। fractal.ai मेन इंजन है जो एंटरप्राइजेस को DAAI सर्विसेज देता है। कंपनी के DRHP में इस सर्विस लाइन में कौन से प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं, इसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग थी जो इन्वेस्टर्स की काम की बात थी, और वो थी कि इन प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आता है और इन प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू एक्चुअली अलग से आता है या ये बस कंपनी के सर्विसेज डील में ही बंडल्ड हैं। और ये डिफरेंस जरूरी भी है, क्योंकि अगर कंपनी के पास एक प्रोडक्ट लाइन है तो इससे लाइसेंसेस या सब्सक्रिप्शंस के थ्रू रिकरिंग रेवेन्यू लाया जा सकता है, लेकिन इसके इकोनॉमिक्स सर्विसेज से बहुत अलग होते हैं। फिलहाल इस बारे में कोई क्लियर विजिबिलिटी नहीं है। फिर आता है फ्रैक्टल अल्फा, जो कंपनी का ऑप्शनैलिटी बकेट है। ये बिजनेस Asper.ai और Cure.ai जैसे दूसरे एआई बिजनेसेस को इंक्यूबेट करता है। फ्रैक्टल अल्फा का होप है कि इनमें से एक बिजनेस कम से कम इसके लिए फ्यूचर ग्रोथ लीवर बन सकता है। ये कंपनी के सब्सिडियरी या एसोसिएट लेवल पे हैं और फिलहाल लॉस मेकिंग है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि भले ही फ्रैक्टल खुद को DAAI कैटेगरी में प्लेस कर रहा है, इसका बिजनेस अभी भी एक प्रोडक्ट बिजनेस नहीं बल्कि सर्विसेज पे फोकस करता है। फ्यूचर में प्रोडक्ट का ऑप्शन आ सकता है और इसके इंक्यूबेटेड बेट्स में भी शायद वैल्यू हो सकती है, लेकिन इनमें से कोई भी अभी तक प्रेडिक्टेबल रिकरिंग प्रॉफिट स्ट्रीम नहीं बना पाया है। और फ्रैक्टल क्लाइंट्स कैसे एक्वायर करता है? यूजुअली ये एक लैंड एंड एक्सपैंड नाम के मॉडल को फॉलो करते हैं। यहाँ फ्रैक्टल पहले एक छोटे एंगेजमेंट जैसे एक टीम या एक फंक्शन के थ्रू क्लाइंट एक्वायर करता है। इसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक्सपैंड करता है और दूसरे टीम्स और फंक्शंस में एंटर करता है। एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा क्लाइंट हो सकता है जहां फ्रैक्टल बस एक टीम के साथ काम करता है। कुछ समय बाद कंपनी का रिलेशनशिप सेम क्लाइंट के साथ 50+ टीम्स और 200 स्टेक होल्डर्स तक बढ़ जाता है। ये मॉडल कंसल्टिंग और आईटी में काफी कॉमन है, लेकिन कभी कभी सर्विसेज कंपनी पूरे एंटरप्राइज के साथ ही डील फाइनल कर लेती है। ये कंपनी के नंबर्स में भी दिखता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में फ्रैक्टल का नेट रेवेन्यू रिटेंशन या NRR 121% था। मतलब एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ऑन एन एवरेज पिछले साल से 21% ज्यादा स्पेंड कर रहे थे। फ्रैक्टल अगर एक बार क्लाइंट लैंड कर लेता है तो ये यूजुअली एक्सपैंड भी कर ही लेता है, और इसके टॉप क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म के लिए हैं। कंपनी के टॉप 10 सर्व्ड क्लाइंट्स ऑन एन एवरेज 8+ ईयर्स से ज्यादा कंपनी के साथ ही रहे हैं। लेकिन इस मॉडल का एक दूसरा साइड भी है। जैसे जैसे रिलेशनशिप डीप होता है, इसका रेवेन्यू बड़े क्लाइंट्स के एक छोटे सेट की तरफ ही फोकस्ड हो जाता है। फ्रैक्टल के टॉप 10 क्लाइंट्स इसके रेवेन्यू में 54% कंट्रीब्यूट करते हैं और टॉप 20 क्लाइंट्स लगभग 70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। रेवेन्यू की बात पे चलिए अब कंपनी के नंबर्स देखते हैं। कंपनी का रेवेन्यू क्लियरली बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10.6% बढ़ा। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये ग्रोथ 25.9% तक पहुंचा और रेवेन्यू 2765 करोड़ रुपीस तक। पिछले 6 महीनों में भी ग्रोथ लगभग 20% के आसपास रहा है। जब भी एक सर्विसेज बिजनेस में इस तरह का एक्सेलरेशन दिखता है तो अगला सवाल होता है ऑपरेटिंग लेवरेज। फ्रैक्टल की बात करें तो ग्रोथ का स्पीड कंपनी के मार्जिन्स में भी दिखता है। एबिटा मार्जिन्स फाइनेंशियल ईयर 23 में 10.7% से फाइनेंशियल ईयर 25 तक 18.8% तक बढ़ गए हैं। इस ग्रोथ के सोर्स को देखें तो ये एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। TMT या टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी सेगमेंट 38% बढ़ा और BFSI या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 28% बढ़ा। एक्सपेंसेस देखें तो किसी भी दूसरे IT एंड एनालिटिक्स कंपनी की तरह फ्रैक्टल का एम्प्लॉय कॉस्ट भी इसके लिए एक बड़ा एक्सपेंस सोर्स है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंबाइंड एम्प्लॉय कॉस्ट रेवेन्यू का 89% था। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये नंबर 75.4% तक गिर गया। मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का यूटिलाइजेशन इंप्रूव हुआ है, जिससे ज्यादा एफिशिएंट डिलीवरीज हो पाई हैं। लेकिन एक और कॉस्ट लाइन है जिस पे फ्यूचर में ध्यान देने की जरूरत है, वो है क्लाउड एंड कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस। जैसे जैसे जेन एआई अडॉप्शन बढ़ता है और R&D एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, ये कॉस्ट्स अपने आप बढ़ते हैं। इस बात पे फ्रैक्टल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा फनी डिस्क्लोजर किया। उन्होंने कहा कि क्लॉड और जेमिनाई जैसे क्लोज्ड सोर्स एआई लैब्स के रेट लिमिट्स के कारण कंपनी डिलीवरी बॉटलनेक फेस कर रही है। देखो, जेन एआई एक पीपल ड्रिवन कॉस्ट स्ट्रक्चर में वेरिएबल कंप्यूट कॉस्ट इंट्रोड्यूस करता है। अगर प्राइसिंग पूरी तरह से क्लाइंट्स तक पास ऑन नहीं होता है तो मार्जिन्स नहीं बढ़ते।
ये या तो रुक जाते हैं, नहीं तो ये कम होने लगते हैं। ये एक नया और ज़रूरी डायनामिक है जो अभी तक ट्रेडिशनल एनालिटिक्स सर्विसेज में इंक्लूडेड नहीं था। लेकिन कॉस्ट्स के अलावा वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो का क्या? फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज इंप्रूव हुआ और ऑपरेटिंग कैश फ्लो फुल ईयर के लिए भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। लेकिन पिछले 6 महीनों में ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक्चुअली नेगेटिव हो गया है। ये एक बड़े वर्किंग कैपिटल ड्रैग का सिग्नल है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इन्होंने ज़्यादा पेएबल्स पे कर दिए और अनबिल्ड रेवेन्यू में ज़्यादा पैसे फंस गए। ये कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं है। एक सर्विसेज बिजनेस के लिए जल्द से जल्द रेवेन्यू को कैश में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को रिसीवेबल्स, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स और अनबिल्ड रेवेन्यू ट्रैक करना चाहिए। लेकिन कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क उस चीज़ से आता है जिसके अराउंड कंपनी खुद को बिल्ड करना चाहती है, और वो है जेन एआई और एजेंटिक टूल्स। जैसे जैसे ये टूल्स बेटर होंगे, ये बस नया डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे, ये एग्जिस्टिंग सर्विसेज के डिमांड को भी खा जाएंगे। क्लाइंट्स अपने ऑपरेशंस वापस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ले सकते हैं जैसे जैसे एआई अडॉप्शन इधर बढ़ता है। फ्रैक्टल इस रिस्क को अपने डिस्क्लोजर्स में काफ़ी क्लियरली एक्नॉलेज करता है। इसने पॉइंट आउट किया कि जेन एआई लो कोड और कन्वर्सेशनल सास टूल्स के थ्रू प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। इससे थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को रेवेन्यू इरोजन फेस करना पड़ सकता है। इस केस में फ्रैक्टल का रोल शिफ्ट होता है। सॉफ्टवेयर के बड़े पीसेस बिल्ड और एग्जीक्यूट करने की जगह ये इन्हें मेंटेन और ओवरसी करने की तरफ शिफ्ट होगा। फ्रैक्टल को देखने का एक तरीका ये हो सकता है कि ये ट्रेडिशनल आईटी फर्म से ज्यादा एक एआई कंपनी है। इसके बायर्स और इसके प्रॉब्लम्स क्लियरली अलग हैं, लेकिन ये अभी भी ट्रेडिशनल सर्विसेज बिजनेस का बर्डन भी बियर करता है। आपको क्या लगता है, क्या फ्रैक्टल एक प्योर प्ले एआई बिजनेस में शिफ्ट करेगा या कंपनी को सर्विसेज बिजनेस जैसे अभी भी ऑपरेट करना चाहिए? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।